जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अमित सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिशन सक्सेस एनसीसी। अभी पार्ट 2 लेके आ गया हूँ मैं। अभी आप पढ़ेंगे। बचा हुआ जो हमारा मॉडल पेपर था एक काफ़ी लंबा हो गया था, इसलिए मैं सोचा इसके पार्ट 2 बना दिए जाए। इसका देखो आपको बताता हूँ मैं। एक स्वस्थ और सामान्य व्यक्ति के दिल की धड़कन प्रति मिनट होती है 72। एक मिनट में एक व्यक्ति की जो दिल की धड़कन है वो 72 बार धड़कती है। एड्स के लिए HIV की जांच करानी चाहिए रक्त की, तब आपको एड्स के बारे में जानकारी मिल सकती है। ओके। सांप काटने के लिए प्राथमिक चिकित्सा लिखें। सांप के जब सांप काट लेता है तो सबसे पहले क्या है, उसका मनोबल बढ़ाएं। उसे ये ना बोलें कि भाई आपको सांप ने काट लिया है अभी हॉस्पिटल कैसे ले जाएं, ऐसा कुछ नहीं बोला। उसको पॉजिटिव थिंक रखना है उसको गलत मिसगाइड नहीं करना। उसको बताना भाई हाँ सांप काट लेगा, कुछ नहीं होगा, नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको इन चीज़ों को बताना है, ये सांप का हो जाएगा। काटे हुए स्थान के ऊपर रस्सी या फीते से कसकर बांध दें। वो इसलिए बांध दें कि जो सांप का जो जहर है वो हमारे रक्त में वापस अंदर ना जाए, लेकिन इतना टाइट भी नहीं बांधे कि अपना ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरीके से रुक जाए। कटे हुए स्थान पर ब्लेड से चीरा लगाकर विषाक्त खून निकाल दें। अच्छा, जो विष का जो जिस जगह पर सांप ने काट लिया है तो इसे बोल रहा है तो आप वहाँ से ब्लेड से चीरा लगाने, ध्यान रहे ब्लेड से चीरा अगर प्रोफेशनल हो तो ही लगाए, वरना ना लगाएं, नहीं तो आप किसी की नस काट के और उसको नुकसान पहुंचा सकते हो, बचा नहीं जाए उसको और मार डालोगे। इसलिए उतना ही काटें जितना कि सांप का जो घाव है उतना ही काटें, जिससे कि उसका जो ब्लड जो अंदर उसने जहर छोड़ा हुआ वो ऊपर जाने की जगह वो बाहर निकल जाए। अच्छा, जल्दी से मरीज को निजी अस्पताल में ले जाए। जल्दी से जल्दी अभी खुद ही इलाज न करते ना, उसको निजी अस्पताल में ले जाएं। सांप को काटते हुए व्यक्ति को अभी सोने न, अगर वो सो जाएगा तो उसकी धमनियाँ जम जाएंगी और उससे क्या हो सकता, धमनियाँ जम जाएंगी, उससे क्या हो सकता है, उस व्यक्ति की मौत हो सकती है। इसलिए क्या उसको सोने नहीं देना है, उस व्यक्ति को जगा के रखना है, उसको नहीं सोने देना है। अच्छा, अभी इसमें पूछा गया है एड्स का पूरा रूप लिखें। इस रोग के संपर्क करने के कारण क्या है, इसमें दिया है, मतलब ये कैसे फैलता है रोग। तो इसमें पहला तो ये तो इसको तकरीबन सभी को पता होता है, असुरक्षित संबंध। असुरक्षित संबंध नहीं बनाना है, उसको सेफ्टी का यूज करना है। HIV संक्रमित सुई लेने से पहले आप अगर कहीं हॉस्पिटल में गए हो तो डॉक्टर को बोलो भाई मेरे को फ्रेश नया सुई निकाल के लगाइए। HIV संक्रमित किसी से अगर आप हॉस्पिटल में कहीं भर्ती हो, बीमार हो गए हो, तो उसको बोलो भाई इसको पहले HIV जांच करो तो उसके बाद मैं चलाऊँगा ब्लड लेना, वरना मैं इस ब्लड को नहीं ले सकता। HIV संक्रमित माता, अगर कोई भी प्रेग्नेंट लेडीज अगर HIV से संक्रमित है तो उसका बच्चा को भी HIV हो सकता है। HIV संक्रमित ब्लेड से दाढ़ी बनाना, कोई भी बार्बर शॉप पे जाते हैं और शेविंग बनाते हैं, बार्बर ब्लेड चेंज नहीं करता है, किसको पता है किसको क्या बीमारी है, इसलिए उसको पास जाना है, उसको बोलो भाई ब्लेड को नया दो, चेंज करो, नहीं तो मैं आपसे शेविंग नहीं बनाऊँगा, इसलिए उसको चेंज करना है। समझ में आ गया सबको। मलेरिया के प्रकोप को रोकने के लिए आप क्या निराकरण उपाय करेंगे। सोशल सी छोटी छोटी चीज़ें पूछते हैं, इन चीज़ें इतना कोई इतना टफ नहीं आता है पेपर, नॉर्मल पेपर आता है, आप इसको पढ़ के आसानी से पास हो सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है NCC में पता नहीं क्या आता है, कुछ नहीं आता। अपने आसपास जल जमाव नहीं होना चाहिए। मलेरिया में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अपने आसपास जल जमाव नहीं होना चाहिए। अगर हमने जल जमाव कर दिया तो मलेरिया फैलेगा। पानी में DDT
केरोसिन का छिड़काव करेंगे। अगर बात DDT नहीं तो आप केरोसिन मिट्टी के तेल का भी छिड़काव कर सकते हैं। साफ सफाई का ख्याल रखना है, साफ सफाई अपने आसपास की साफ सफाई और घर की साफ सफाई अच्छे से करना है। खिड़कियों में जाली लगवाएं जिससे कि मच्छर हमारे अंदर ना पाए और हमको ना काट पाए। सोते वक्त मच्छरदानी लगाएं, बिना मच्छरदानी के सोओगे तो मच्छर आपको काट के मलेरिया कर देंगे। ऑल आउट, गुड नाइट, फास्ट कार्ड इत्यादि का प्रयोग करें लेकिन इतना प्रयोग भी ना करें कि जिससे कि हमारे को हानि पैदा कर। डेली आप प्रयोग करोगे तो इससे भी आपको नुकसान फैलता है, इसलिए प्रयोग करें लेकिन ज़्यादा प्रयोग ना करें। 1-2 घंटे चलाएं, उसके बाद आराम से इसको यूज ना करें, ज़्यादा कम यूज करें इसको। पानी की शुद्धिकरण के 5 तरीकों का नाम लिखो। पानी का शुद्धिकरण कैसे कैसे हम कर सकते हैं जिससे कि हमारा वो पानी पीने के योग्य हो जाए। तो शुद्धिकरण का क्या है तरीका? सबसे पहले तरीका, पानी को बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद वो ठंडा कर लें, उसके बाद वो पीने योग्य हो सकता है। प्यूरीफायर द्वारा इसको फिल्टर कर लें। क्लोरीकरण द्वारा ये भी फिल्ट्रेशन एक टाइप का होता है। अवसादन द्वारा भी आप इसको पानी को शुद्ध कर सकते हैं। आचमन द्वारा शुद्धिकरण करने के बहुत तरीके दिए हुए हैं, कैसे भी आप इसको शुद्धिकरण कर सकते हो। पानी को शुद्ध तो कई तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि पानी को शुद्धिकरण नहीं हो सकता है। बहुत सारे तरीके हैं पानी को शुद्धिकरण करने के। साहसी गतिविधियों की योजना बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अभियान संबंधी जानकारी एकत्रित करें। वित्तीय बाधाओं को हल करें। यातायात की पूरी योजनाएं बनाएं। मार्गों व ठहरने के स्थान का चुनाव करें। कैडेटों की संख्याएं निर्धारित करें। योग्य कैडेटों का चुनाव करें। कैडेट के शारीरिक मानकों के संपर्क में रहें। कैडेटों के शारीरिक मानकों के संपर्क में रहें। नागरिक एवं अधिकारियों के संपर्क में रहें। पूर्व अभियानों में आई समस्याओं के तर्कसंगत हल ढूंढें। मतलब जो पहले जो समस्याएं आ चुकी हैं उसका आंसर ढूंढ सकते हैं हम। ठीक है। एनसीसी में साहसिक गतिविधियों के उद्देश्य क्या है? एनसीसी में साहसिक गतिविधियों के उद्देश्य क्या है? साहसिक गतिविधियाँ, साहसिक मतलब एक वो जो अच्छा काम करने वाला बंदा होता है, साहस के द्वारा काम करता है, उसको बोलते हैं साहसिक। भावनाओं का विकास करना, टीम भावना का विकास करना, आत्मविश्वास बढ़ाना, अनुशासन की भावना जागृत करना, सहयोग की भावना बढ़ाना, नेतृत्व के गुणों का विकास करना और कष्ट सहने की क्षमता का विकास करना। यह इसकी सात्विक भावना है। समझ में आ गया? शिलीदरिग उपकरणों के नाम लिखें। शिलीदरिग उपकरणों के नाम लिखो। रॉप, ग्लोव्स, झूमर, पिकर ऑफ ईट, सिंगल प्ले, फुल बॉडी, हम्स, स्किन, कार्बिनीर,
ऑटोलॉग कार्बनर, स्क्रीन कार्बनर, रॉक क्लाइंबिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाले 2 प्रकार की रस्सियों के बारे में लिखें। अच्छा, लिखो भाई। 1 नंबर डायनेमिक रॉक। अच्छा, डायनेमिक रॉक कौन सी होती है, मैं आपको अभी डिटेल में जस्ट बता ही देता हूँ। यह लाइनोन फाइबर से बना होता है। यह बल को सीमित करने के साथ आयोगकर्ता के गिरने को गिरफ्तार करने में सक्षम है। मतलब समझे, यह लाइनोन फाइबर से बना होता है। यह बल को सीमित करने के साथ, मतलब बल को, जैसे कोई भी वेट लगता है उसको सीमित करने के साथ आयोगकर्ता के गिरने को गिरफ्तार करने में सक्षम है। जो बंदा गिर रहा है उसको रोकने में सक्षम है। स्टैटिक रॉक, एक होती है स्टैटिक रॉक, डायनेमिक रॉक, स्टैटिक रॉक। यह भी नायलॉन 6 फाइबर से बना होता है। इसका प्रयोग अति कम स्तर बढ़ावों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए और सबसे महत्वपूर्ण शक्ति के प्रयोग दर सुनिश्चित है। ये सेम ही है, तो थोड़ा घुमा के लिख दिया, बाकी दोनों सेम ही है। अच्छा, पिछली बार ये वाला क्वेश्चन था, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। ये क्वेश्चन पिछली बार आया था भाई। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण को संतुलित किया जाता है। इसके निर्माण कार्य क्या हैं? यह चर्म रोग होने से बचाता है, पृथ्वी के वातावरण को संतुलित करता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट चलें आगे। कुछ पौधे और पशुओं को प्रजातियों के विलुप्त होने के कारण क्या है? मतलब पौधे पशुओं कैसे विलुप्त होने के कारण क्या है? जलवायु में परिवर्तन, क्षमता से अधिक दोहन, मृदा अपरदन, मानवकृत आपदा, निजी लाभ हेतु गैरकानूनी शिकार, जनसंख्याओं में लगातार वृद्धि, अनावश्यकता, पॉल्यूशन एक ही बात है। ठीक है। पर्यावरण गिरावट का प्रभाव, हानि क्या है? कृषि का प्रभाव, ग्रीन हाउस का प्रभाव, पेड़ पौधों को विलुप्त होना, चर्म रोग का बढ़ना, आपदाओं की में बढ़ोतरी, ऑक्सीजन की कमी, मनुष्य जीवन जंतुओं पर स्वास्थ्य का प्रभाव, नदियों का जल दूषित होना। ये तो है ही। सही का गलत हो गया। बांदीपुर जंगली जीवन अभयारण्य तमिलनाडु राज्य में स्थित है। बांदीपुर जंगली अभयारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में उपस्थित है। दाभोल विद्युत परियोजना असम राज्य में है। गलत जवाब है। ओजोन क्षेत्र के कारण ग्लोबल वार्मिंग का कारण होता है। सही बात है। अलमाटी बांध यूपी में स्थित है। गलत बात है। किरण बेदी एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद है। सही बात है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में एनसीसी की भूमिका क्या है? लिखो भाई भूमिका। पर्यावरण जागरूकता अभियान क्या फैलाना है, सबको बताना है पर्यावरण को बचाओ। वृक्षारोपण अभियान चलाना है, वृक्ष लगाना है जगह जगह। जल का संरक्षण और कचरे का सही निपटान करें।
और नेक्स्ट है अपने आस पड़ोस के मित्रों परिजनों के लिए मार्गदर्शन शक्ति बनकर सामने आए, लोगों को इस गंभीर समस्याओं के विषय में जागरूक करें। बताना भी लोगों को, लोग आजकल इतने बेवकूफ़ हो गए हैं, वो कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं। उनको तो लोगों को बताना भी पड़ेगा हम क्या कर रहे हैं। एनसीसी कैडेटों के लिए बाधा पाठ्यक्रम प्रदान करने के क्या लाभ हैं? कैडेट का चरित्र विकास होता है। कैडेट में कष्ट सहने की क्षमता का विकास होता है। कैडेट में धैर्य, सहिष्णुता और साहस की भावना जागृत होती है। कैडेट में अपने मानवीय गुणों का विकास होता है। कैडेट में व्यक्तिगत का विकास होता है। कैडेट के मन का विकास होता है और विचारों का खुलापन होता है। ठीक है। एनसीसी में कैडेटों के लिए बाधा पाठ्यक्रम प्रदान करती है। एनसीसी की जो सिलेबस है, जो कैडेटों को क्या क्या सिखाता है, वो ये सिखाता है, जिससे कि आप अपना जीवन आसानी से जी सकते हो। युद्ध के दौरान सर्वोच्च बहादुर पुरस्कार परमवीर चक्र मिलता है युद्ध के दौरान, और शांति काल के अंदर शांति के समय उच्च बलिदान पुरस्कार अशोक चक्र। ये दोनों ही पिछली बार सी सर्टिफिकेट 2022 में आए हुए थे। ये दोनों ही आए थे 22 में, सी सर्टिफिकेट 2022 में ये दोनों पहुँचे। भारतीय सेनाओं को कमांड में विभाजित किया गया है। 7 कमांड में विभाजित किया गया है। ASC, AMC, AOC, AEC कमांड है। भारतीय सेनाओं को कितनी कमांडों में विभाजित किया गया है? 7 कमांडों में। ASC, AMC, AOC, AEC आदि हैं। ये सहायक सेनाएं हैं, ये फाइटिंग फोर्स नहीं है। थल सेना के क्षेत्र और उप क्षेत्र मुख्यालय कहाँ है? स्टैटिक है। सेना के रैंकों के बैच की सूची बनाएं। सेना के बैच की सूची क्या है? सबसे पहले लेफ्टिनेंट है, कैप्टन है, मेजर है, लेफ्टिनेंट कर्नल है, ब्रिगेडियर है, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल। जनरल सबसे बड़ा होता है। अभी इसके ऊपर एक CDS और बना दिया गया है, जो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, वो CDS और बना दिया गया है। ठीक है। नक्शे पर असर डैश 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 के माध्यम से नापा जाता है। असर मतलब डिस्टेंस को सर्विस प्रोटेक्टर के माध्यम से नापा जाता है। उपयोग किए गए मीटर के नक्शे का RF है 1,50,000 RF होता है। नक्शे पर लंबवत और क्षैतिज चलने वाली गुलाबी लाल रेखाएं ग्रिड रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है। लंबवत और क्षैतिज चलने वाली ग्रिड रेखाएं कहलाती हैं। ओके। रात में कंपास के बिना सही उत्तर डैश डैश के माध्यम से पाया जा सकता है। किसके माध्यम? ध्रुव तारे के, पोल स्टार ध्रुव तारे के माध्यम से हम सही नॉर्थ का इस्तेमाल पता कर सकते हैं। मानचित्र पर खेती योग्य भूमि पीले रंग में दिखाई जाती है। मतलब मानचित्र के रंग कलर दिखाई जाते हैं, वो पीले रंग में दिखाई जाती है। यदि असर 30 डिग्री है तो बैक असर मतलब आज 30 डिग्री है तो बैक बेयरिंग कितनी 210 डिग्री होगी आपकी। ठीक है। एक पृथक पहाड़ी को
एक पृथक पहाड़ी को नॉल कहा जाता है। नक्शे पर वाइट भूरे रंग की रेखाओं के माध्यम से दिखाया जाता है कंटूर। सफ़ेद रंग की रेखाओं से कंटूर दिखाया जाता है। ये आपका मैप रीडिंग चल रहा है, मैप रीडिंग का क्वेश्चन है, इसको याद करना। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं और ये आती हैं। मानचित्र पर दूरी सर्विस प्रोटेक्टर के माध्यम से मापा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। पहाड़ियों का सबसे ऊपरी हिस्सा चोटी कहलाता है। सही उत्तर और चुंबकीय उत्तर के बीच का MB मैग्नेटिक वेरिएशन अंतर होता है। MB बोलते हैं मैग्नेटिक वेरिएशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। पारंपरिक संकेत, ठीक है, यह है सर्वे ट्री बनाना होता है, ये ब्रिज बनाया जाता है, ये चर्च है, ये मस्जिद है, ये मस्जिद है, ये मस्जिद। उत्तर दिशा किन चीज़ों से निकाले जाते हैं? वास्तविक उत्तर, चुंबकीय उत्तर, ग्रेड उत्तर। 3 प्रकार का होता है। अच्छा, दूरी को जानने के 6 तरीके लिखो। 6 इकाई का तरीका, दिखाई का तरीका, किरण का तरीका, सेक्शन औसत का तरीका, ब्रैकेटिंग का तरीका और हार्विंग का तरीका। 6 तरीके से ये हम दूरी का अनुमान लगा सकते हैं। अभी मैं मैप रीडिंग का एक अलग से बना दूंगा वीडियो, उसमें आप और अच्छे से पढ़ सकते हो। अनुभाग के गठन के विभिन्न प्रकार क्या है? अनुभाग के गठन के प्रकार बताओ। सिंगल फाइल फॉर्मेशन, एरोहेड फॉर्मेशन, स्पेयर हेड फॉर्मेशन, डायमंड फॉर्मेशन और एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन। ये फॉर्मेशन कैसे बनती है वो मैं आपको बता दूंगा। जमीन के विवरण के लिए क्या प्रक्रिया है? 3 प्रक्रियाएं हैं, फोरग्राउंड, मिडिल ग्राउंड और नियर ग्राउंड। जमीन के विवरण, फोरग्राउंड, मिडिल ग्राउंड और नियर ग्राउंड। अधिक दूरी का अनुमान कैसे लगाया जाता है? जब कम रोशनी हो, सूर्य देखने वाले के सामने हो, तंग घाटी से देखना हो, ऊपर से नीचे की ओर देखना हो, जब नज़दीकी वस्तु से दूर की वस्तु छोटी हो, टारगेट और देखने वाले के बीच में उठी हुई जमीन हो। पता लगा? अधिक दूरी के अनुमान कब लगते हैं? मतलब हकीकत से ज़्यादा दूरी तो बता रहा हूँ। आज़ादी के बाद से रक्षा में कुछ प्रमुख ऑपरेशनों का नाम लिखें। ऑपरेशन पोलो 1948 में हुआ था। ऑपरेशन विजय 1961 में हुआ था। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में हुआ था। और ऑपरेशन मेघदूत 1984 में हुआ था। ऑपरेशन राजीव
1987 में हुआ था, ऑपरेशन पवन 1987 में हुआ था, ऑपरेशन विजय 1999 में हुआ था, और ऑपरेशन पराक्रम 2001 में हुआ था, ऑपरेशन साइक्लोन 2008 में हुआ था, ऑपरेशन सहयोग 2018 में हुआ था। पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? 1761 में हुई थी। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला पुणे में है। भारत सैन्य अकादमी देहरादून में है। और पहली बार भारत में प्रमुख उपकरण को एडी में विस्फोट किया गया था। आर्मी बेस पोखरण में 8 मई 1974 में पोखरण में किया गया था पहली बार। सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, सेना दिवस को मनाया जाता है 15 जनवरी, ध्यान रखना 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। भारत में पहली बार लड़ाई में गन पाउडर डैश के द्वारा प्रयोग किया जाता था, बाबर के द्वारा। सबसे पहले कौन लेके आया था? बाबर। 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय सेना के प्रमुख सैम मानेकशॉ थे। ठीक है, भारतीय सेना के प्रमुख। 97 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय सेना के प्रमुख सैम मानेकशॉ थे, जिनके संरक्षण में जो 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था पाकिस्तान की बत्ती बंद कर दिया था सैम मानेकशॉ ने। ओके, भारतीय सेना के वर्तमान प्रमुख कौन है? जनरल मेजर पांडे, मनोज पांडे। अभी तो चेंज हो गए, ये पिछली बार इनसे पहले जो अभी जनरल आए उनसे पहले में थे जनरल मनोज पांडे, अभी चेंज हो गया है। आपको पढ़ के कैसे लगा? इसमें सोशल जानकारी भी है, एनसीसी के बारे में जानकारी भी है। जितना भी आप पढ़ोगे उतना आपको बेनिफिट होगा। मेरा वीडियो एक बार देखो, आपको काफ़ी जानकारी लगेगा। मैं इधर उधर की चीज़ें नहीं बताता हूँ, सिर्फ एनसीसी में आने वाली चीज़ों को ही बताता हूँ, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाए। और अभी सी सर्टिफिकेट में ज़्यादा टाइम नहीं बचा, होने वाला है।